जरा सोचिए, किसी साईफाई फिल्म का वो सीन जहां अंतरिक्ष में एक विशाल यान में जोरदार धमाका होता है और आवाज से कान सुन हो जाते हैं। लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है? क्या स्पेस के उस गहरे खाली सन्नाटे में सच में कोई आवाज गूंज सकती है? शायद नहीं। और यही दिलचस्प सवाल हमें आज के हमारे इस एक्सप्लेनेयर की तरफ ले जाता है, जहां हम ध्वनि के विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। आज हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। ध्वनि यानी साउंड का विज्ञान। हम उस आवाज की अविश्वसनीय यात्रा को ट्रेस करेंगे जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन जिसके पीछे की साइंस को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके इसके हर एक पहलू को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जिन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं ध्वनि का जन्म, इसका संचरण यानी ये आगे कैसे बढ़ती है, तरंग के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि और परावर्तन, पराध्वनि व सोनार तकनीक, और अंत में हमारे कान इस आवाज को सुनते कैसे हैं। हमारा पहला पड़ाव है ध्वनि का जन्म, यानी इस ऊर्जा की शुरुआत आखिर होती कैसे है। देखिए, ध्वनि कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे आप छू सकें। ये असल में ऊर्जा का ही एक रूप है, और इसके पैदा होने की सिर्फ एक ही शर्त है, कंपन या वाइब्रेशन। मतलब किसी भी चीज का बहुत तेजी से आगे पीछे हिलना। चाहे हम बात कर रहे हों और हमारे गले के वॉक्यतंतु कांप रहे हों, गिटार का कोई तार हो या लैब में रखा कोई ट्यूनिंग फोक, बिना वाइब्रेशन के आवाज का कोई वजूद ही नहीं है। सिंपल सी बात है, नो वाइब्रेशन नो साउंड। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, ध्वनि का संचरण। मतलब पैदा होने के बाद ये आवाज अपना सफर कैसे तय करती है। यहां एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। अगर हम एक कांच के जार के अंदर घंटी बजाएं, लेकिन वैक्यूम पंप से जार की सारी हवा खींच लें, तो क्या होगा? घंटी तो हिलेगी, लेकिन आपको कोई आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम यानी माध्यम की सख्त जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस। बिना हवा या किसी माध्यम के यानी वैक्यूम में आवाज ट्रैवल कर ही नहीं सकती, और इसीलिए स्पेस में होने वाले किसी भी धमाके की आवाज हमें कभी सुनाई नहीं दे सकती। तो फिर ये आवाज हवा में आगे कैसे बढ़ती है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल आवाज हवा के कणों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि एक डिस्टर्बेंस या विक्षोभ पैदा करती है। इसे एक स्लिंग की खिलौने की तरह सोचिए। जब कोई वाइब्रेट करने वाली चीज आगे बढ़ती है, तो वो हवा को धक्का देकर एक हाई प्रेशर का इलाका बनाती है, जिसे हम संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं। और जब वो चीज पीछे हटती है, तो लो प्रेशर का इलाका बनता है, जिसे विरलन या रेयरफैक्शन कहते हैं। आवाज बस इन्हीं कड़ियों की श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती जाती है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तरंग के अभिलक्षण। हवा में बन रहे इन अदृश्य पैटर्न्स को मापा कैसे जाता है? किसी भी ध्वनि तरंग को पूरी तरह समझने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। ये 2 लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी है। दूसरा, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस पूरे हुए, जिसे हम हर्ट्स में नापते हैं। तीसरा है आयाम या एम्पलीट्यूड, जो बताता है कि माध्यम में कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। और चौथा, तरंग वेग, यानी एक तय समय में तरंग ने कितनी दूरी तय की। अब इन सब का असली मतलब क्या है? मान लीजिए किसी आवाज की पिच या तारत्व बहुत तीखा है, जैसे किसी बांसुरी की धुन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है। दूसरी तरफ अगर आवाज बहुत जोरदार या लाउड है, जैसे किसी बड़े ढोल की आवाज, तो समझ जाइए कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है। यानी तेज फ्रीक्वेंसी से मिलेगी तीखी आवाज और बड़े एम्पलीट्यूड से मिलेगी लाउड आवाज। इन सारे भौतिक गुणों को एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आपस में जोड़ती है, V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। इसका मतलब ये है कि किसी भी साउंड वेव की स्पीड या वेग हमेशा उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होती है। ये विज्ञान के सबसे अहम नियमों में से एक है। आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, प्रतिध्वनि और परावर्तन। क्या होता है जब ये यात्रा करती हुई आवाज अचानक किसी चीज से टकरा जाती है? हम सबने पहाड़ों में अपनी ही आवाज की गूंज या इको तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन है? हमारे दिमाग में किसी भी आवाज का असर सिर्फ 0.1 सेकंड तक ही रहता है। इसीलिए एक साफ सुथरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह जरूरी है कि आवाज निकालने वाले और सामने वाली दीवार या पहाड़ के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी हो। अगर दूरी इससे कम हुई तो आवाजें आपस में मिक्स हो जाएंगी।
और ये जो आवाज का टकराकर वापस लौटना है ना, इसके बड़े कमाल के प्रैक्टिकल फायदे हैं। डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे दिल की धड़कन सीधे उनके कानों तक पहुंचती है। मेगाफोन भी आवाज को ऐसे ही एक दिशा में गाइड करता है। यहां तक कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स की छतें भी जानबूझकर घुमावदार बनाई जाती हैं, ताकि आवाज टकराकर हॉल के हर एक कोने में बैठे दर्शक तक बिल्कुल साफ पहुंचे। हमारा 5वां पड़ाव है पराध्वनि और सोनार। अब हम उस दुनिया की बात करेंगे जिसे हम इंसान सुन ही नहीं सकते। विज्ञान की मदद से हम अपनी शारीरिक सीमाओं के पार जा सकते हैं, और सोनार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बड़े बड़े जहाज समुद्र की गहराई नापने या पानी के नीचे छिपी चट्टानों और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। जहाज से ये तरंगें नीचे भेजी जाती हैं, जो टकराकर वापस आती हैं। फिर बस एक आसान से फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय, का इस्तेमाल करके एकदम सटीक गहराई का पता लगा लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चमगादड़ रात के अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढता है। सिर्फ समुद्र में ही नहीं, इन हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड तरंगों के और भी कई जबरदस्त इस्तेमाल हैं। मशीनों के उन छोटे छोटे और पेचीदा पुर्जों की सफाई करने में जहां हाथ नहीं पहुंच सकता, ये बहुत काम आती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाले लोहे के ब्लॉक्स के अंदर अगर कोई छिपी हुई दरार है, तो ये उसे भी ढूंढ निकालती हैं। और हाँ, मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जहां शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेने के लिए इनका भरपूर इस्तेमाल होता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, मानव कान और श्रवण। आखिर ये हवा में तैरती हुई यांत्रिक ऊर्जा हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचती है? कान के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम असल में सुन क्या सकते हैं। एक आम इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की भारी आवाजों को अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हाथी और व्हेल एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तीखी आवाजें पराध्वनि या अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं, जो चमगादड़ और डॉल्फिन की दुनिया का हिस्सा है। हम इंसान इस विशाल स्पेक्ट्रम के बस एक छोटे से हिस्से को ही महसूस कर पाते हैं। तो जो आवाज़ हम सुन पाते हैं वो अंदर कैसे जाती है? हमारा कान एक बहुत ही कमाल की मशीन है। सबसे पहले बाहर का हिस्सा हवा में हो रहे दबाव के बदलावों को इकट्ठा करता है और उसे हमारे ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे तक भेजता है, जिससे पर्दा कांपने लगता है। इसके बाद कान के बीच के हिस्से में मौजूद 3 छोटी छोटी हड्डियां इस वाइब्रेशन को कई गुना बढ़ा देती हैं। आखिर में कान के एकदम अंदर मौजूद शंख के आकार का कॉक्लिया इन मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, और जब ये सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचते हैं, तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमने कुछ सुना है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ा ही क्लासिक और थोड़ा फिलोसॉफिकल सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी घने जंगल में कोई बड़ा सा पेड़ गिरता है और वहां उसे सुनने के लिए कोई इंसान या जानवर मौजूद ही नहीं है, तो क्या फिर भी कोई आवाज पैदा हुई? विज्ञान के नजरिए से देखें तो पेड़ गिरा, कंपन हुआ, हवा में संपीड़न और विरलन की तरंगें भी बनी। लेकिन अगर उन तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने वाला कोई बायोलॉजिकल रिसीवर यानी कान ही वहां नहीं था, तो क्या सच में कोई ध्वनि उत्पन्न हुई? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगली बार जब भी आप कुछ सुने, तो अपने चारों ओर की इस अदृश्य वाइब्रेट करती हुई दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से महसूस कीजिएगा।